हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। तो पढ़ते लिखते रहिए और साथ में खेलते कूदते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन हमें नेचर में किस किस रूप में मिलता है, किस किस फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक कंबाइंड स्टेट और दूसरा आपका कंबाइंड स्टेट और दूसरा फ्री स्टेट। जैसे फ्री स्टेट हमें पहले बोलना था, फिर कंबाइंड स्टेट। तो कार्बन हमें दो फॉर्म में मिलता है नेचर में, एक फ्री स्टेट में और दूसरा कंबाइंड स्टेट। अब ये फ्री स्टेट क्या है, कंबाइंड स्टेट क्या है? तो कार्बन जब एलिमेंट के रूप में हो, एलिमेंट आप क्लास 9 में पढ़े हैं कि जब कार्बन मतलब खुद के ही एटम्स से जब कोई जुड़ा होता है तो वो एलिमेंट होता है, यानी इसमें कार्बन खुद के ही एटम से जुड़ा होगा। जैसे आप देखिए कि कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ठीक। फिर ये कार्बन है, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखिए ये कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन से जुड़ा, फिर ये कार्बन से जुड़ा, फिर ये भी कार्बन से जुड़ा। इसी तरह से ये कार्बन, ये भी कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से, ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, ठीक। फिर इसी तरह से आगे ये भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से जब कार्बन खुद के ही एटम से जुड़ा हो और खुद के कोई दूसरा एटम ना हो इसमें, ठीक, तो ये एलिमेंट है। मतलब जब हमें कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में मिले, ठीक, तो इसको हम कार्बन को फ्री स्टेट में मिलना कहते हैं, कार्बन का फ्री स्टेट कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपके कार्बन के एलोट्रोप्स। कार्बन के एलोट्रोप्स यानी आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इसके बाद हम एक अलग हेडिंग में पढ़ाएंगे आपको, जिसमें हम इसके तीनों एग्जाम्पल जो आपको दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से डीप में उन्हें नहीं पढ़ना है। तो इसके एग्जाम्पल आपके वही हैं एलोट्रोप्स कार्बन के कौन कौन, आपका डायमंड, ग्रेफाइट, और एक और है आपका बकमिस्टर फलरिन, ठीक है। तो ये है आपके एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स और इसके एग्जाम्पल, यानी जब कार्बन हमें प्योर फॉर्म में मिले। इसके बाद दूसरा है आपका कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि जब हमें कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में मिले, ठीक, कंपाउंड के फॉर्म में मिले, यानी इसमें कोई दूसरा एलिमेंट भी जुड़ा हो, विद डिफरेंट एलिमेंट। जब डिफरेंट एलिमेंट जुड़ा होगा, अब कंपाउंड तो ये भी बनाएगा, ठीक। तो यानी जब कार्बन आपका किसी दूसरी एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, ठीक, जब उसमें कोई दूसरा टाइप हो एटम का, जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे एग्जांपल हो गया आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट है आपके, ये कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन आपका अलग एलिमेंट है। बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है, प्योर फॉर्म होता है ये। तो ये जो प्योर फॉर्म होता है, तो ये एलिमेंट्री फॉर्म जो होता है, ठीक, ये फ्री स्टेट होता है और जिसमें आपका डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, अलग अलग एटम्स के टाइप्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट कार्बन का। ये बहुत लंबा चलने वाला है कंबाइंड स्टेट, क्योंकि अर्थ में आपको नेचर में बहुत ही कम आपको कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है, बहुत कम। प्योर चीज़ें अर्थ में बहुत कम मिलती हैं, ठीक। तो ये जो है कार्बन का जो प्योर फॉर्म है या जो एलिमेंट्री फॉर्म है या जो एलिमेंट के तौर पे जो कार्बन मिलता है, यानी कार्बन को जो फ्री स्टेट है, ये बहुत कम है, लिमिटेड है। इसीलिए आप देख रहे हैं इसके एग्जाम्पल भी आपको सिर्फ 3 है, लेकिन कंबाइंड स्टेट के बहुत एग्जाम्पल हैं, ठीक। आपको कंबाइंड स्टेट ही मेन पढ़ना है बहुत ज़्यादा।
ठीक, ये आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, इसके बाद ख़त्म। लेकिन ये आपका अभी भी नहीं ख़त्म होगा, 11th में भी ख़त्म नहीं होगा और 12th में भी ख़त्म नहीं होगा। बीएससी तक आप जो पढ़ते जाएंगे उसके बाद भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है आपका कंबाइंड स्टेट। ठीक, कार्बन आपका मेनली कंबाइंड स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट बहुत कम मिलता है नेचर में। ठीक, प्योर चीज़ें वैसे भी बहुत कम मिलती हैं नेचर में। तो ये कंबाइंड स्टेट में भी आप हाइड्रोकार्बन, कीटोन वगैरह वो सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगी, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक, तो CO2 एक एग्जांपल दे दिया। इसी तरह से आप दूसरे कार्बन के कंपाउंड्स ले सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम, आपका कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप सिंपली लिख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी आप अभी आगे पढ़ेंगे उसमें। इसके बाद फ्री स्टेट के लिए हम देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स क्या होता है? तो एलोट्रोप होता है यानी कि जो कोई भी एलिमेंट है वो हमें किस किस फिजिकल फॉर्म में मिल रहा है। तरह तरह के फिजिकल फॉर्म में मिलेगा एलिमेंट, तो वही उसी को हम बोलते हैं उस एलिमेंट के लिए एलोट्रोप। तो यानी कार्बन के लिए एलोट्रोप देखेंगे अब हम लोग, यानी कार्बन का जो एलिमेंट फॉर्म होगा तो वो हमें किस किस फिजिकल फॉर्म में मिलेगा। ठीक, तो वो जो तरह तरह के फिजिकल फॉर्म में हमें कार्बन मिलेगा तो वो देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है बक मिस्टर पलरीन। इसकी स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। तो यानी जो कार्बन है जो हमें फ्री स्टेट में मिलने वाला है, जो हमें कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में मिलने वाला है, जो कार्बन हमें एलिमेंट के फॉर्म में मिलेगा वो इन फॉर्म में मिलेगा, वो इस फॉर्म में मिलेगा, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में और बक मिस्टर फलरीन के फॉर्म में। ये बहुत कम मिलता है, यानी ये कम नहीं, ये आपका मतलब अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, तो इसलिए बुक में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा अभी साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं है। ठीक, लेकिन ये दोनों बहुत पुराने हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको सब, इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ पता है, काफ़ी कुछ हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक, तो यानी कार्बन जो है वो हमें एलिमेंट के फॉर्म में इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में मिलेगा, यानी कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में हमें या तो डायमंड के रूप में मिलेगा, या तो ग्रेफाइट के रूप में मिलेगा, या तो इस रूप में मिलेगा, बक मिस्टर फुलरीन के टाइप में मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड को, क्योंकि कार्बन अगर एलिमेंट के फॉर्म में है तो वो हमें इन्हीं तीन फिजिकल फॉर्म में मिलेगा बस। तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन हमें एलिमेंट के फॉर्म में यानी फ्री स्टेट में जो कार्बन हमें मिलेगा वो किस फिजिकल रूप में मिलेगा। तो हमें तीन फिजिकल रूप पता है कि कार्बन जो एलिमेंट के फॉर्म में मिलने वाला है वो तीन रूप में मिलेगा। तीन इसमें मिलेगा, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बक मिस्टर फलरीन। तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे, यानी इनको हम बोलेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें हम लोग सबसे पहले डायमंड को देखेंगे। तो डायमंड आप जानते हैं कि डायमंड आपका एक कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी ब्रिलियंस होता है आपका चमक, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस वाला सब्सटेंस है। तो आप कह सकते हैं डायमंड आपका कलरलेस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जिसमें कि बहुत ही गजब की चमक होती है। ये ब्रिलियंस यानी चमक होता है।
तो ये डायमंड आपका कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें कि बहुत गजब की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होती है, ठीक। इसीलिए और ये डायमंड आपको बता दें कि डायमंड आपका दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो कि अभी हमें पता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नो, ठीक। तो ये बात है, कार्बन आप ये डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है अभी तक जो हमें पता है। अब डायमंड ये हैवी भी होता है आपका और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसलिए हैवी भी होता है थोड़ा। इसके बाद अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, इसके अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को ग्रेफाइट के साथ कंपेयर कराएंगे, कि पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे। इसके बाद बकमिस्टर फिलिरीन के बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पता है, वो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, तो उसको लास्ट में पढ़ लेंगे। मेन हमें इन दोनों को पढ़ना है। तो ग्रेफाइट की बात करें अगर हम, तो ये आपका ग्रेइश ब्लैक कलर होता है इसका, यानी ये ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है, साथ में ग्रेइश ब्लैक कलर होता है और साथ में ओपेक सब्सटेंस है। ये डायमंड आपका ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये आपका ग्रेफाइट ओपेक सब्सटेंस है, ठीक। और चमक कहाँ होगी इसमें, जब ये काला कलर का है तो इसमें चमक कहाँ होगा, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है तो इसमें चमक और नहीं है, ठीक। और ये आपका डायमंड ये हैवी होता है, ये आपका डायमंड जो है ये हैवी होता है, बस जबकि ये आपका लाइट होता है, लाइटर होता है, ठीक। इससे लाइटर होता है, ये डिफरेंस है कि ये आपका डायमंड हैवी होता है और ये आपका लाइटर होता है, मतलब ज़्यादा वेट इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात है, आपका डिफरेंस है। ग्रेफाइट आपका ये सॉफ्ट होता है, फिबली भी होता है, बल्कि ये आपका हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड आपका, ये जबकि आपका सॉफ्ट होता है और साथ में स्लिपरी होता है। तो ये सब अंतर हैं, ठीक है, ये सब छोटे छोटे अंतर हैं, इसको आप समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या अंतर है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या अंतर है। तो आप डायमंड की और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर समझिएगा कि अंतर है या नहीं। तो आप देखेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत अंतर है। जैसे हम बात करें कि आपका ये डायमंड हार्ड सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वहीं ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट है और साथ में स्लिपरी है। वहीं हम देखेंगे जहाँ डायमंड आपका नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वहीं ये ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर है, जबकि दोनों कार्बन के ही एलोट्रोप हैं। यानी डायमंड जो कार्बन है आपका, तो वो जो एलिमेंट के फॉर्म में मिलेगा वो हमें डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में मिलेगा। तो वो आप देख सकते हैं दोनों कार्बन के ही एलोट्रोप, लेकिन तब भी दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में कितना अंतर है। तो ये इसके में जो कार्बन के एटम्स हैं तो वो अलग तरह से अरेंज हो रहे हैं, उसके अरेंजमेंट के कारण ये फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना डिफरेंस है, ठीक। तो इसका मतलब हमें अब इन दोनों का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर से काफ़ी सारी आपकी बातें क्लियर होंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर क्यों है इन दोनों की, जबकि दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप हैं। तो इसका आंसर ये है क्योंकि कार्बन आपका डायमंड में अलग तरह से अरेंज हो रहा है और कार्बन आपका ग्रेफाइट में अलग तरह से कार्बन के एटम्स अरेंज होते हैं। तो ये जो कार्बन के एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहा है, इस कारण से इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो रहा है और इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना अंतर आ रहा है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैं तो दोनों कार्बन से ही बने और कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों में ही होगी। तो कार्बन के लिए हमने आपको बताया था कि कार्बन को जब आप बर्न करते हैं एयर में, जब आप कार्बन को एयर की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलती है, ठीक। तो ये इन दोनों के लिए लागू होगा क्योंकि दोनों बने कार्बन से हैं और कार्बन को जब हम लोग
एयर की प्रेजेंस में जब हम लोग बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो फिर उससे CO2 गैस निकलती है। तो दोनों को जब हम बर्न करेंगे तो इसमें CO2 गैस बनेगी, दोनों में बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन से बने हैं और कार्बन की ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये CO2 गैस प्रोड्यूस होगी और इसको जब हम लाइम वाटर से पास कराएंगे तो लाइम वाटर इस कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि CO2 गैस इसमें आपकी कार्बन में रिलीज हो रही है। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आया। केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बने तो एक ही चीज से हैं, कार्बन से ही। तो कार्बन के ही एटम से बने हैं, दोनों एक ही एटम से बने हैं। और वो जो कार्बन के एटम होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं और एयर की प्रेजेंस में तो वो CO2 गैस निकालता है। और CO2 गैस जो है वो जब लाइम वाटर से पास होती है तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो ये बातें थी। अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें बढ़िया ढंग से दोनों की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना अंतर है वो समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, यानी डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे अब हम लोग। तो डायमंड आपको बता दें कि ये जो डायमंड का जो मॉलिक्यूल होता है इसका साइज बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें ये एलिमेंट है, ये एलोट्रोप है कार्बन का, तो इसमें एलिमेंट है। तो कार्बन के साथ एटम जुड़ता जाएगा। आप जानते हैं कि इसमें सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, तो कार्बन से जुड़ करके जो खूब लंबी चेन बनाता जाता है, जुड़ता जाता है। तो कार्बन एटम से इसमें जुड़ता जाएगा और बहुत बड़ा साइज होता है इसमें मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें जाइंट मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, इसमें जो कार्बन एटम्स का एटम जो है कार्बन के वो जुड़ करके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, तो जाइंट मॉलिक्यूल बनता है और हर एक कार्बन एटम इसमें 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, यानी इस तरह से। इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री आपकी मेन क्लास 11th में है। ठीक, तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, यानी ये कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं और हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन में बन के आ रहा होगा। तो इसके स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें हर एक कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना हुए है तो जल्दी ये टूटने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का और इसी कारण से इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है। आप देख सकते हैं इसका कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, कार्बन आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, तो देख पा रहे होंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और सभी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड से सब कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसी रिजिड स्ट्रक्चर के कारण यह कार्बन आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, और बात करें तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसमें कार्बन का। कार्बन आपका टेट्राहेड्रली अरेंज है, कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको बोलते हैं, ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो कार्बन आपके इसमें टेट्राहेड्रली अरेंज है। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें डेंसिटी आप इसकी देख सकते हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत हाई डेंसिटी है। ठीक, देख सकते हैं आपके कार्बन कितने सारे, आप देखेंगे कि कितने पास और खूब सारे कार्बन एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना करके खूब पास जुड़े हुए। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते होंगे कितनी पास है कार्बन के एटम। ठीक, तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो डायमंड है ये आपका नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका भी रीजन आपके स्ट्रक्चर में ही है। आप देखेंगे
ये जो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है ये स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब ज़्यादा होगा। ठीक, जितनी ज़्यादा इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही उसका MP और BP यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और साथ में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका एक भी इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं है, इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसी कारण से आप देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक कार्बन जब 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो कार्बन के यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो इसलिए इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर अब आप देख चुके हैं, इसको बना लीजिएगा। और अब आप बातें समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका स्ट्रक्चर रिजिड है ना, और साथ में इसकी डेंसिटी वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इसकी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अब हम लोग ग्रेफाइट का। तो आपकी स्क्रीन में आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आ गया होगा, तो देखते जाइए और उसको समझते जाइए। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे कि डायमंड के स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है ना, है कि नहीं है? हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा अलग है। ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल है इसमें आपको लेयर से समझ में आ रही है। एक लेयर आपको अलग समझ में आ रही होगी, दूसरी लेयर अलग दिख रही होगी, तीसरी लेयर अलग दिख रही होगी। तो इसलिए इसमें लेयर्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता होगा। इसमें जो कार्बन के एटम्स हैं वो अरेंज हैं और लेयर्स के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। ठीक, और हर एक कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की लेयर जो आपको दिख रही है, तो उसमें जो हर एक कार्बन एटम है वो दूसरे एक कार्बन एटम से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। सारे कार्बन के जो एक कार्बन है इसमें वो 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, तभी तो हेक्सागोनल रिंग इसमें बन पा रही है। इसमें जो है कार्बन, एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बनाता है एक कार्बन इसमें, और इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड बनाने के लिए खाली होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। और इसी वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यही करंट को फ्लो कराता है, इसीलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो समझ में आया? ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको इसमें हेक्सागोनल रिंग दिख रही होगी। हर एक जो लेयर है उसमें आपको अलग अलग हेक्सागोनल रिंग दिखने को मिल रही होंगी, जो कि प्लेन होंगी, ठीक, फ्लैट होंगी। फ्लैट हेक्सागोनल रिंग आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक, क्यों? क्योंकि आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन। ठीक, तो ये फ्लैट लेयर आपको देखने को मिल पा रही है। इसके बाद हर एक लेयर दूसरी लेयर से थोड़ी दूरी पर हो, हर एक लेयर दूसरी लेयर से थोड़ी दूरी पर है, और ये दूरी पर है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग अलग है ना, दोनों जुड़े हुए हैं एक वीक फोर्स से, जिसको हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स। यह आपका वीक फोर्स होता है जो कि एक लेयर को दूसरी लेयर से बांधे हुए है, जोड़े हुए है। ठीक, ये वीक फोर्स है। तो इसी वजह से अब ये ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बंधा हुआ है पहली लेयर दूसरी लेयर से, तो इसी वजह से ये ग्रेफाइट आपका स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है। क्योंकि इसमें अलग अलग लेयर के फॉर्म में है, फ्लैट लेयर के फॉर्म में स्ट्रक्चर है, और हर एक लेयर दूसरी लेयर से वंडर वॉल फोर्स से जुड़ी है, और ये जो वंडर वॉल फोर्स है ये आपका वीक होता है, नेचर में ये वीक होता है। तो वीक वंडर वॉल फोर्स जो है ये लेयर्स को आपस में जोड़े हुए है, और ये लेयर जो हैं इसी वजह से ये लेयर को जब हम लोग इसको ग्रेफाइट को टच करते हैं
जब हम लोग इसको अपने हाथों में लेते हैं तो ये स्लिपरी हमें महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हर एक लेयर एक दूसरे की लेयर के ऊपर ड्रैग कर जाती है। ठीक, जैसे ही हम इसको दबाते हैं, इसको छूते हैं, तो हम इसमें फिसलन टाइप की होती है। पहली लेयर दूसरी लेयर से स्लाइड करती है और वंडरवॉल फोर्स जो है वो वीक है, तो इसमें स्लाइड कर जाती है पहली लेयर। तो इस वजह से ये सॉफ्ट होता है, साथ में स्लिपरी भी होता है। अब इसकी बात करें तो आप इसके स्ट्रक्चर को समझ गए हैं कि ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट क्यों है, ठीक है, और गुड कंडक्टर क्यों है। तो ये इसकी ये सब बातें थी। अब आप स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा देख करके। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ग्रेफाइट का, ये भी बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? इसमें ज़्यादा इस वजह से होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दोनों। इसके बाद यूजेस की बात करें डायमंड के और ग्रेफाइट के, तो यूजेस सबसे पहले हम देखते हैं डायमंड के यूज़। तो डायमंड का आपका यूज़ सुनते जाइए आप लोग, तो डायमंड का लिखते जाइए। तो सबसे पहले बात करें तो डायमंड आपका बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, तो इसलिए इसको कटिंग मटेरियल्स या कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, दूसरी हार्ड चीज़ों को काटने के लिए। ठीक, दूसरी हार्ड चीज़ों को काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं तो उसमें डायमंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, इसको काटने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। ठीक, इसके बाद मार्बल वगैरह हो गया, इसको काटने में डायमंड का यूज़ किया जाता है। और ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, रॉक वगैरह, अर्थ को आप देखते हैं कि रॉक को, पत्थरों को काट काट के कई चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें तो ड्रिल किया जाता है रॉक को। तो उन सब चीज़ों में कटिंग मटेरियल्स बनाने में डायमंड का यूज़ होता है, दूसरी हार्ड चीज़ों को काटने के लिए। तो ये पहला यूज़ हो गया। इसके बाद दूसरा यूज़ देखिएगा डायमंड का, तो डायमंड जो है वो ज्वेलरी बनाने के काम आता है। आप जानते हैं कि शाइनी है, तो ये डायमंड ज्वेलरी बनाने का काम आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शाइनी होता है, इसमें बहुत ही गजब की चमक होती है। इसके बाद थर्ड यूज़ हम देखें तो डायमंड जो है ये आई सर्जन्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में आई सर्जन लोग भी इसका यूज़ करते हैं काटने पीटने में, ठीक है, टूल वूल बनाने में। और अब आप समझ रहे हैं कि डायमंड जो है इसका यूज़ है काटने पीटने में, तो असली डायमंड अगर यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसान लोग, हम ह्यूमन लोग डायमंड को भी आर्टिफिशियली बना देते हैं। किस तरह से बनाएंगे? डायमंड को आर्टिफिशियली बनाते हैं कैसे? जो प्योर कार्बन होता है उसको जब हम लोग बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जब रखते हैं तब हमारा डायमंड बनता है। और ये जो हम लोग आर्टिफिशियली डायमंड बनाते हैं इसे सिंथेटिक डायमंड भी बोला जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट की यूजेस की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है आपका ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो पाउडर ग्रेफाइट जो होता है ये काम आता है लुब्रिकेंट के तौर पे, जो फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, ठीक है, तो आपकी जो मशीन्स होती हैं उसमें कई फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हमें लुब्रिकेंट डालना पड़ता है उसमें, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो और स्मूथली वर्क करता रहे। तो उसके लिए हम लोग पाउडर्ड ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। और आपके कई ऐसे जो मशीन्स होती हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं, तो उसमें भी ग्रेफाइट का ही यूज़ करते हैं हम लोग। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट जो होता है वही यूज़ कर सकते हैं उसमें हम लोग, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। तो इस वजह से हम लोग जो हाई टेम्परेचर पे काम करने वाली जो मशीनें होती हैं उसमें हम लोग ये ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। इसके बाद अब दूसरा यूज़ देखें ग्रेफाइट का, तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड वगैरह आपको शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड और ये सब बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ड्राई सेल के में एक बीच में इलेक्ट्रोड होता है, वो बनाने में यूज होता है। ड्राई सेल वही उस सेल आपके घर में आता है, ठीक, तो उसको भी बनाने में ग्रेफाइट, उसके बीच में ग्रेफाइट की एक रॉड लगी होती है, ठीक, तो वो इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसके बाद लास्ट में थर्ड यूज़ आप देखेंगे तो ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल के कोर बनाने में यूज होता है, पेंसिल लीड बनाने में यूज होता है और ब्लैक पेंट भी बनाने में यूज होता है। तो इसके बाद अभी लास्ट हमारा बचा हुआ है बकमिस्टर फलरीन, ये लास्ट इलेक्ट्रोड बचा हुआ है। इसमें आपके कार्बन के 60 आइटम्स क्लस्टर के फॉर्म में जुड़े होते हैं, जो कि एक स्फेरिकल टाइप का मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपकी स्क्रीन में स्ट्रक्चर बन के आ गया होगा। और ये आपका
इसको आप फुटबॉल वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो बकमिस्टर फ्लोरीन है ये आपका डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और अगर डायमंड और ग्रेफाइट से कंपेयर करें तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है आपका वो आपके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है, जबकि इसके मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। क्यों? अब डायमंड और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो उसमें कोई एंड नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ता जाएगा। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन में, तो कार्बन कार्बन से जुड़ता जाएगा, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक, खूब, मतलब उसका कोई एंड नहीं होता, उसमें कोई एंड फिक्स नहीं है डायमंड और ग्रेफाइट में। वो तो बात अलग है जब इम्प्योरिटी वगैरह आ जाती है कुछ कार्बन से, ठीक है, तो उसकी जो कार्बन कार्बन जो जुड़ता जा रहा है या कार्बन जब कम हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं अटैच होने के लिए, तो मतलब अदर रीजन्स की वजह से, जब आउटर रीजन्स की वजह से, ठीक है, एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से उसमें जब वो एंड होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन वाला सिस्टम डायमंड और ग्रेफाइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कार्बन के सिर्फ 60 एटम्स ही जुड़े होते हैं, कार्बन के सिर्फ 60 एटम्स ही जुड़े होते हैं, तो इस वजह से उसका तो कोई एंड नहीं है, इसलिए वो खूब बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है, उसका कोई फिक्स एंड नहीं है। लेकिन इसमें 60 एटम ही कार्बन के जुड़ेंगे, तो इस वजह से इसका साइज छोटा होता है, बल्कि डायमंड और ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल का साइज खूब बड़ा बड़ा होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो बकमिस्टर फ्लोरीन है ये आपका बहुत न ज़्यादा हार्ड होता है न ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बल्कि आपके जो डायमंड है वो बहुत हार्ड होता है और ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी इन तीनों की सेम होगी, क्यों? क्योंकि तीनों में है तो कार्बन ही, और कार्बन आप जानते हैं CO2 प्रोड्यूस करता है जब हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर में जब हम बर्न करते हैं, ठीक, और वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। क्यों? CO2 गैस निकल रही है, CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी तीनों के लिए सेम होगी कि CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे जब हम इसे एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। तो ये सब बातें थी आपकी एलोट्रोप्स की। अब आपके एलोट्रोप्स खत्म हो गए, कार्बन के फ्री स्टेट आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद कंबाइंड स्टेट हम देखेंगे, यानी अब हम बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। अब मेन आपका शुरू हो रहा है नेक्स्ट टर्न से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मेन वहाँ से अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से मन लगा करके पढ़िएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।